नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ने की फसल में लगने वाले कीट और उनका नियंत्रण। सब्जियों की बुवाई हेतु मशीन एक, फायदे अनेक। गन्ने की खेती अपने राज्य में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी जिले में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने गन्ने की फसल लगा रखी है उनकी फसल में इस समय कई तरह के कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो किस प्रकार से करें गन्ने की फसल में कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं डॉक्टर अनिल कुमार से। जैसे कि आप जानते हैं कि गन्ना जो है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है और ये करीब 1 साल जो है फील्ड में रहता है। और जो कीटों का जो बात हम करते हैं, जो प्लांटिंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक डिफरेंट स्टेज में जो है करीब 15 से 20 कीट जो है जो मुख्य रूप से गन्ना के फसल को क्षति पहुंचाते हैं। जो अभी का समय जो चल रहा है, जो कि मार्च, अप्रैल और मई का समय है, इस समय में आपको 4 प्रकार के कीट जो होता है वो फसल को क्षति पहुंचाते हैं। जो पहला होता है दीमक होता है। जैसे ही आप जर्मिनेशन होता है 60 दिन के बाद, तो आपको देखते हैं कि पत्ती जो होता है उसका प्लांट जो है सूख जाता है। दीमक कीट, इस कीट का प्रकोप हल्की जमीन और जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है वहां पर अधिक होता है। ये कीट जमीन के अंदर और बाहर गन्ने की गांठों, जड़ों, आंखों इत्यादि को खाकर समूचे पौधे को नष्ट कर देते हैं। बोए गए गन्ने के दोनों सिरों से घुसकर अंदर का मुलायम भाग खाकर उसमें मिट्टी भर देते हैं। ग्रसित पौधों की बाहरी पत्तियां पहले सूखती हैं और बाद में पूरा गन्ना नष्ट हो जाता है। ऐसे पौधों से दुर्गंध नहीं आती और पौधा आसानी से खींचने पर मिट्टी से उखड़ आता है। इसकी पहचान है जमीन पर बने इसके घर, जो दूर से ही दिखाई देते हैं। तो ये एक तो दीमक के ये सिम्टम है। और दूसरा है रूट बोरर। रूट बोरर और सूट बोरर एक ही समय आता है, जो कि मार्च से लेके जून तक इसका आपात जो है फसल पे पाया जाता है। लेकिन इस समय जो है मार्च के अप्रैल के महीना में इसका आपात जो है मैक्सिमम होता है। इसका जो कंडीशन होता है, जो टेम्परेचर हाई होता है, लो ह्यूमिडिटी में इसका आपात बढ़ जाता है, जिसमें मॉइस्चर का जिस फील्ड में कमी होता है और जिसमें रेनफॉल का नहीं होता है, जो उस समय इसका आपात में वृद्धि हो जाता है। चौथा जो कीट है वो है टॉप बोरर। टॉप बोरर जो है मार्च अप्रैल के फर्स्ट ब्रूड स्टार्ट हो जाता है। ये जो अक्टूबर नवंबर तक फील्ड पे इसका जो आपात चलते रहता है। जड़ बेधक कीट, इस कीट की सूड़ी का प्रकोप छोटे बड़े दोनों ही पौधों पर पाया जाता है। सूड़ी जमीन से लगे हुए गन्ने के भाग में छिद्र बनाकर घुस जाती है और मृतसार यानी डेड हार्ट बनाती है। इन मृतसारों से कोई दुर्गंध नहीं निकलती और इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। शीर्ष तना छेदक कीट, इस छेदक का प्रकोप तो साल भर रहता है। इस कीट की 5 से 6 संततियां होती हैं। इल्ली गन्ने की ऊपरी भाग की पोई को लपेटकर अंदर घुस जाती है और पहले पत्तों को काटकर उसमें बहुत सारे छेद बनाती हुई तने के ऊपरी भाग से प्रवेश करती हुई नीचे की ओर सुरंग बनाकर खाती है, जिससे ऊपर की पोई सूख जाती है, जिसे हार्ट कहते हैं। इसके डेड हार्ट को आसानी से खींचा जा सकता है। इल्ली जहाँ तक सुरंग बनाती है वहाँ से बहुत से कल्ले निकलते हैं, जिसे बंची टाप कहते हैं, लेकिन इन कल्लों से गन्ने नहीं बन पाते हैं। यही इस कीट के प्रकोप की मुख्य पहचान है। अब हम इसके बारे में बात करें, मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला दीमक के हम बात करते हैं। जो किसान भाई दीमक के लिए कि सीड ट्रीटमेंट अगर आप प्लांटिंग के टाइम में कर लेते हैं, इसका आपात में कमी ला सकते हैं। लेकिन जब क्रॉप स्टैंडिंग स्टेज में इसका आपात आता है तो उस समय बायोफेंथ्रीन 10% या इमिडाक्लोरोपिड
आपको 500 ml प्रति हेक्टेयर के दर से आप बालू के साथ मिक्स करके और उसको फील्ड में भुरकाव कर दें। उसके बाद एक लाइट इरिगेशन दे दें, जिसके कारण इसका आपात में कमी आ जाता है। और दूसरा जो है रूट और सूट बोरर, रूट सूट बोरर का आपात उस खेत में ज़्यादा होता है जहाँ पे मॉइस्चर की कमी होता है और ड्राउट कंडीशन होता है। तो हमको चाहिए कि वो ड्राउट कंडीशन को दूर करने के लिए इरिगेशन टाइम टाइम पे देते रहें, जिसके मॉइस्चर और नमी बना रहे। तो आप डेड हार्ट वाले पौधे जो है, प्लांट जो है, वो उसको जमीन से नीचे 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे से काट के लगातार हटाते जाए, जिसके कारण इसका आपात में कमी आ जाता है। प्लांट पॉपुलेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे ही काट के आप हटाएंगे, जैसे ही एक नेक्स्ट कल्ला जो है आपको निकल आता है। फसल का नियमित निरीक्षण कर बेधकों के डेड हार्ट को निकालकर ऊपर से तार डालकर झल्लियों को नष्ट कर दें। दीमकों के घरों को खोदकर नष्ट कर दें। वैसे ये कार्य खेत खाली होने पर ही कर लें तो अच्छा रहेगा। बेधकों की मौत को प्रकाश प्रपंच से पकड़कर नष्ट करें, इससे कीट के प्रकोप की संभावना का पता चलता है। परजीवी और परभक्षियों का संरक्षण करें। रासायनिकों का उपयोग कम करें। साथ ही साथ अभी आप ट्राइको कार्ड भी बहुत सारे फैक्ट्री एरिया में ट्राइको कार्ड अवेलेबल है। तो आप ट्राइकोग्रामा किलोनिस का कार्ड जो है आप 50,000 एग पैरासाइट जो होते हैं वो चिपके होते हैं कार्ड्स में, और उसको 3 या 4 टुकड़ा करके फील्ड के निचली पत्ती पे स्टेपल करके आप इससे भी जो अंड परजीवी होता है जो कि कीट के अंडा को ही खत्म कर देता है, इसको भी आप लगा के आप अपने फसल को बचा सकते हैं। उसके बाद आप टॉप बोरर की बात करते हैं तो टॉप बोरर का सबसे है कि फेरोमोन ट्रैप जो है आता है, जो कि मास ट्रैपिंग के लिए भी और मॉनिटरिंग के लिए भी आप यूज करते हैं। तो अभी फेरोमोन ट्रैप आप लगा के और जब तक नवंबर दिसंबर तक हर मंथ में एक ल्यूर चेंज करके आप उसको मास ट्रैपिंग भी कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो मिट्टी चढ़ाने का आप समय आने वाला है, तो मिट्टी चढ़ाते समय आप कोई भी ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड या लिक्विड इंसेक्टिसाइड जैसे काटेप हाइड्रोक्लोराइड 25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से, या आपका क्लोएंट्रानिलीप्रोल 18.5% जो है लिक्विड फॉर्म में जो आता है, जो कोराजेन के नाम से भी आता है, उसका 375 ml प्रति हेक्टेयर के दर से आप जो लिक्विड है उसको ड्रेंचिंग करेंगे। और भी आपके फसल पे ज्यादा इसका क्रांत मिल रहा है तो आप पिप्रोनिल जो है लिक्विड फॉर्म में भी आता है 5% SC, उसको 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप जो रो है उस रो में इसको ड्रेंचिंग कर दें, और ड्रेंचिंग करने के बाद हल्का इरिगेशन कर दें, तो इसका आपात में आप कमी ला सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती, रबी फसल की कटाई की बात करते हैं, जिससे फसलों की बुवाई में काफी देरी हो जाती है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए आज हम आपको एक ऐसी ही मशीन के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसका आसानी से उपयोग कर आप कम समय में सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। तो इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह आज की समय की डिमांड है कि कम पानी में भी और कम मेहनत में हम अच्छी फसलें उगा सकते हैं। प्रदेश में पानी की कमी के चलते आजकल किसान बेड बनाकर मल्चिंग और ड्रिप लगाकर सब्जियों की खेती करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा करने से सब्जियों में कम पानी तो लगता ही है, इसके अलावा मल्चिंग और ड्रिप लगाने के कई और फायदे भी हैं। सब्जियां लगाने से पहले हम अगर बेड बनाएं और बेड के साथ में मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर उपयोग करें, लेकिन किसान भाइयों देखते हैं कि जैसे बेड बनाते हैं और बेड, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बेड बनाना क्यों ज़रूरी है। बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ऊपर उठी हुई जो मिट्टी होती है उसमें सब्जियाँ अच्छी तरीके से होती है और इनमें जो गलन की समस्या होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ जो जल धारण क्षमता है मिट्टी की वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें भी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से ग्रो करती है, अच्छे से उत्पादन देती है। दूसरा ये हुआ कि हम ये अभी इस समय पर मल्च और ड्रिप इरिगेशन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें मल्च क्या काम करता है कि एक तो सब जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, दूसरा खरपतवार की समस्या नहीं होती है, तो इस वजह से जो फसल की जल मांग है वो भी कम रहती है। बेडों पर सब्जियों को लगाने से पानी की बचत के अलावा ड्रिप के द्वारा पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी सिंचाई पानी के साथ जड़ क्षेत्र में दे सकते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त अधिक मिलता है।
लेकिन इससे पहले कि बेड बनाते समय और बेड बनाने के बाद में हमें मल्च लगाने में किसानों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। तो इसी कठिनाई को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर ने ये मल्चर परचेज किया है। और ये मल्चर क्या काम करता है कि ये बेड भी बनाता है। बेड बनाते साथ साथ क्या करता है कि इसमें हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का डीएपी और जो यूरिया वगैरह है वो सारा का सारा मिश्रण हम इसमें भर देते हैं। ऊपर ये जो रोल लगा हुआ है इसमें ड्रिप इरिगेशन की जो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम खेती करते हैं आजकल। और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जिस समय पर फसल को ज़रूरत होती है, जितने दूर में ज़रूरत होती है उसी के लिए ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं, इसमें हम खाद वगैरह भर देते हैं और यहाँ पर हम ये जो हमारा रोल है मल्च का उसको लगा देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है। इसके बाद में ये इसका रोलर है जो ये लग करके और इसको कॉम्पैक्ट थोड़ा सा दबा देता है और ये इसके सहायता से लग करके इन टायरों के नीचे हम लगा देते हैं। उसके बाद में ये इसको दबा देता है ज़मीन में और ये मल्चिंग आसानी से हो जाती है, जिसके लिए काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा जो काम है वो आसानी से एक ही मशीन के द्वारा हो जाता है। ये मशीन 3 काम एक साथ करता है। पहला खाद मिलाना, दूसरा बेड बनाना, तीसरा मल्च लगाना और चौथा इसके साथ साथ में ड्रिप इरिगेशन भी साथ साथ में बिछा देता है। इस प्रकार से ये बहुआयामी मशीन है और ये लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सब्जियों की खेती करते हैं तो कम मजदूरी खर्च में समय पर बुआई करके फसलों से अधिक उपज ले सकते हैं। और हम इस तकनीक को किसानों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप इसके द्वारा ये जो मल्च बनाने की तकनीक है ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के किसान खेतीबाड़ी के साथ विभिन्न कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। इन्हीं व्यवसायों के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं बत्तख पालन की। जो किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वे इस समय बत्तखों की देखरेख कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर R.K. गुप्ता। गांव के परिवेश में बतख पालन काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसमें बीमारी भी कम होती है और खर्चे भी कम होते हैं। इसमें मैनेजमेंट भी कम लगता है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि ये जो गर्मियों में ख़ास तौर से जो अभी जो मौसम चल रहा है उसमें बतख पालन मुर्गी पालन से ज़्यादा अच्छा हो सकता है ग्रामीण परिवेश में। तो बहुत अच्छा होगा कि हमारे किसान भाई 2 हमारे पास नस्ल हैं। एक खाकी कैम्बेल है, एक वाइट पैकिंस है। तो वाइट पैकिंस जो है तो ब्रॉयलर ब्रीड के रूप में जानी जाती है। इससे मांस का उत्पादन अच्छा होता है। और खाकी कैम्बेल जो अंडे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो भी ब्रीड उनको सुविधाजनक लगे, जो उनकी यहाँ मार्केटिंग व्यवस्था अच्छी हो, उसको पालें और लाभ कमा सकते हैं। पानी में हम लोग रख रहे हैं, हालांकि इसके लिए पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा सा हल्का फुल्का गीला रहे, घूम फिर के ये अपना जीवन चला लेती हैं और उनको कूलिंग मिल जाती, ठंडक हो जाती है, इनको मिल जाती है। गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से पानी पर्याप्त रहे इनकी टंकी में, जहाँ पर ये हमारे किसान भाई जो गांव में नदी में, तालाब में, पोखर में या कि नाली में, जहाँ भी वो बतख पालन काम करते हैं वहाँ पर पानी होना ज़रूरी रहता है, जिससे कूलिंग उनको मिलती रहे। बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर इनको दाना पानी की व्यवस्था करते हैं वहाँ पर यह रखें कि थोड़ा सा जहाँ इनका आवास का स्थान हो उसे दूर करें, क्योंकि बार बार गीला करेंगे, दाना गिरेगा, पानी गिरेगा तो गीला होता है और जो उसकी जो बेडिंग होती है वो गीली हो जाती है। उसमें उसका ड्रॉपिंग्स भी गिरता है, उनकी लैट्रिन गिरती है, उसकी वजह से काफ़ी गंदा होता है, तो बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। तो हम अपने किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं हमेशा कि आप लोग उसको दाना पानी के बर्तन अलग रखें और बेडिंग अलग रहे, जिससे कम से कम महीने में 2 बार ही सफाई करनी पड़े। तो उस प्रकार से हमारे किसान भाई जो करते हैं तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहता है। बीमारियां भी कम होती हैं और जो बतखें रहती हैं स्वस्थ रहती हैं और ज़्यादा हमारे किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों अक्सर बतख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बतखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। मुर्गियों का जो आहार होता है और बतख का आहार होता है बिल्कुल करीब करीब बराबर है। इसमें हम क्या करते हैं कि मक्के की जगह में इसमें गेहूं का दलिया मिलाते हैं। गेहूं का दलिया होने से इसमें क्या फंगस का प्रॉब्लम नहीं रहता है,
एफ्लाटॉक्सिकोसिस जो एक विशेष प्रकार की फफूंद होती है जो इनके लीवर को डैमेज करती है, टॉक्सिकेशन हो जाता है, लीवर काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी बतखें मरती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कभी भी हम बतख का दाना बनाते हैं तो उसमें मक्के की जगह में हम गेहूं की दलिया का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, गर्मी के टाइम में इनका जो फीड रहता है वो ज़्यादा गीला दें, जिससे पूरा मतलब फूल जाए, और चूँकि इनकी गर्दन लंबी होती है, खाने में आसानी होती है गीला दाना को, तो सूखा दाना बिल्कुल ना दें, नहीं तो चोकिंग का भी डर रहता है। और करीब जो एडल्ट जो वयस्क हमारी बतखें हैं वो करीब 130 ग्राम के आसपास का ये आहार इनको रोज़ का चाहिए होता है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको 60 से 70 ग्राम, और जो छोटे चूजे हैं वो 40 ग्राम के आसपास उनको फीड लगता है पर डे। तो उसी प्रकार से हम दाना उपलब्ध कराएं, पर्याप्त मात्रा में रहे। किसान भाइयों, वैसे तो बतखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बतखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। साथ में उसके जो कुछ जो लीवर को सपोर्ट करने वाली जो मेडिसिन्स हैं उसको पीने के पानी में लगातार देते रहें, महीने में कम से कम 2 या 3 बार दें, जिससे इनका लीवर स्ट्रॉन्ग रहता है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती। हेपेटाइटिस की बीमारी इसमें ख़ास तौर से ज़्यादा पाई जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश हमने अपने किसान भाइयों को कई बार दिया है कि लीवर स्टेट और जो बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां हैं जो पीने के पानी में देंगे तो ये तकलीफ बिल्कुल उनको नहीं झेलनी पड़ेगी, और हमारे किसान भाई अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के कृषक सुखदेव सिंह ने। आपने अमरूद का बाग लगा रखा है, आप इस समय फलत नहीं लेने के लिए क्या उपाय अपनाएं, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुखदेव जी, आप अपने अमरूद के बाग में ये फलत नहीं लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। अमरूद और अनार में आमतौर पर साल में 3 बार फलन होता है। अमरूद में एक फलत नवंबर से जनवरी में, दूसरी फलत जुलाई से सितंबर और तीसरी फलत फरवरी से अप्रैल में आती है। और अनार में एक फलत जून से सितंबर में, दूसरी फलत दिसंबर से फरवरी और तीसरी फलत मार्च से अप्रैल में आती है। लेकिन साल में ये तीनों फलत लेना आर्थिक दृष्टि से फायदे वाला नहीं होता है। अमरूद की अगर बात करें तो बरसात वाली फसल लेने पर कीटों की समस्या अधिक आती है, इसलिए या तो जाड़े वाली फसल लें या गर्मी वाली फसल लें। उसी तरह अनार में भी आमतौर पर मार्च से अप्रैल में फलन लेना आर्थिक दृष्टि से फायदे वाला होता है। वैसे आपको जिस फसल से अच्छा लाभ मिले उसे ले सकते हैं, लेकिन जिस बहार का आप फलन नहीं लेना चाहते हैं उस बहार को नियंत्रित करना पड़ता है, यानी फलन से पहले जो फूल आते हैं उसे रोकना पड़ता है, जिससे पेड़ को अगली फसल लेने के लिए भरपूर पोषण मिल सके। यह समय अमरूद में अम्बे बहार का है, यानी इस समय अमरूद में जो फूल आएंगे वो बरसात में फल देंगे, और जैसा कि बरसात में आने वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और किसानों को इससे अच्छा लाभ नहीं होता है, ऐसे में इस समय आने वाले फूलों को रोकना होता है, जिसके लिए कुछ तकनीकें हैं जिसे आप अपना सकते हैं। पहला तरीका है 1 जोड़ा पत्ती कृंतन। इसमें 2 जोड़ा पत्तियों में से 1 जोड़ा पत्ती की कटाई कर दी जाती है। फूल आते समय सिंचाई पूरी तरह से रोक कर भी फूलों को झड़ा सकते हैं। इसके अलावा 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करके भी फूलों को गिराया जा सकता है। अन्य तरीकों में आप नेप्थलीन एसिटिक एसिड या 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से फूल आसानी से गिर जाते हैं, लेकिन इनका घोल बनाने में सावधानी रखें। अगर नेप्थलीन एसिटिक एसिड का घोल तैयार करना है तो 600 से 800 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल कर छिड़काव करें। उसी तरह 2,4-D की 200 से 250 मिलीग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाते हैं। ध्यान रहे कि इन दोनों में से किसी एक दवा का ही छिड़काव करें और छिड़काव 15 दिन के अंतर पर दोबारा करें। किसान भाइयों, इस कार्य को आप अमरूद या अनार में करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब फूल आने की शुरुआत हो जाए तभी इन तकनीकों में से किसी एक तरीके को अपनाना है।
इस कार्य को करने के बाद जब फूल पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, उसके बाद बाग में सिंचाई करें और सिंचाई के बाद 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या आधा किलोग्राम यूरिया का प्रयोग जरूर करें। इससे नए कल्ले आएंगे, जिससे अगली फलत अच्छी आएगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जीरो एनर्जी कोल्ड चैम्बर किसानों के लिए है सस्ता फ्रिज। मुर्गियों को खूनी दस्त रोग से बचाने के उपाय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।